Vajiraman Ravi has been still there even during my mains preparation, during both my attempts 2023-24. I started my preparation in 2018 here as a foundation batch student, and finally I'm again back here 6 years later. The life has come full circle finally. I post-graduated actually in year 2018. After that I came to Vajiraman Ravi, as the name has always been there, where I was completely clueless कि क्या करना है क्या नहीं. And that year I think ये join किया test series मैंने, and we had those regular feedback sessions. GS we had GS. I was enrolled for the GS thing. I had that regular feedback session after every copy that was checked. We had those mentoring sessions going on. So उससे पता चलता था what is wrong, where I should add on, what is the changes I need to make, etc. So it went like that, and I really scored good in GS. Last year also it was 435 marks in GS 1, 2, 3, 4. Hello everyone, my name is Vibhor Bhardwaj. मैं उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ और मैं इस बार मेरी यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2024 में 19वीं रैंक आई है और यह मेरा थर्ड अटैम्प्ट था. फर्स्ट अटैम्प्ट में इन यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2022 आई गॉट 743 रैंक, but I could not clear in the second attempt, and this is my third attempt, and this time I got AIR 19. and मैं बेसिकली मैंने BSc ऑनर्स फिजिक्स हंसराज कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया है और उसी कॉलेज से मैंने मास्टर्स इन फिजिक्स भी किया है. आफ्टर मास्टर्स मैंने आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज and cleared in first attempt. This time I got some good marks in GS, especially in GS3, जिसमें मुझे 120 मार्क्स मिले हैं, जो कि बोला जाता है कि वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स हैं. तो इस वीडियो में मैं आई विल ट्राई टू शेयर सम पॉइंट्स विच आई यूटिलाइज्ड और मैंने क्या ऐसा किया कि 120 मार्क्स आए, और भी अदर पॉइंट्स वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो. तो GS3 के बारे में अगर डिस्कस करें तो कंसिस्टेंटली फर्स्ट अटैम्प्ट से थर्ड अटैम्प्ट तक मेरे 100+ मार्क्स ही रहे हैं. इन फर्स्ट अटैम्प्ट आई गॉट अराउंड 107, इन सेकंड अटैम्प्ट अराउंड 109, एंड दिस टाइम आई गॉट 120. तो GS3 में कंसिस्टेंटली स्कोर आने का जो अगर मैं अपना पूरा बुक लिस्ट एंड सोर्सेज बताऊँ तो क्योंकि GS3 में इकोनॉमिक्स है, आपका साइंस एंड टेक है, सिक्योरिटी है और एनवायरनमेंट है, 4 मेजर ब्रॉडली पार्ट्स हैं. तो इकोनॉमिक्स के लिए बेसिकली मेरा जो बेसिक नोट्स थे वो क्लास नोट्स थे. वाजिरामन रवि के जो मैंने क्लासेस ली थी उसके क्लास नोट्स थे. मैंने कोई भी बुक रेफर नहीं की थी इकोनॉमिक्स के लिए. क्लास नोट से मेरा बेसिक क्लियर हो गया था, लेकिन क्लास नोट सफिशिएंट नहीं थे. जो कि सिलेबस में कीवर्ड मेंशन है उनको वो एड्रेस नहीं कर रहे थे प्रॉपरली. तो इसके लिए मुझे अलग से मटेरियल एडिशन करना पड़ा. तो उसके बारे में बता देता हूँ मेरी स्ट्रेटजी क्या रही थी. कि मैं सिलेबस को आई यूज्ड टू पिक द कीवर्ड्स फ्रॉम द सिलेबस. फॉर एग्जांपल देयर इज अ कीवर्ड कॉल्ड इंक्लूसिव ग्रोथ इन इंडियन इकोनॉमी वाले चैप्टर में. तो उसमें इंक्लूसिव ग्रोथ का कीवर्ड उठाया और उसको इंटरनेट पे मैं टाइप कर देता था बाद में यूपीएससी वर्ड लिख के. तो उससे कई सारे डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स के मटेरियल आते थे. तो उसमें से जो मुझे रेलेवेंट लगता था कि ये वाला मटेरियल इस पर्टिकुलर कीवर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, आई यूज्ड टू स्टडी कि वेदर द कंटेंट इज रेलेवेंट और नॉट. तो जो मुझे लगता था कि हाँ ये मटेरियल अच्छा है तो मैं उसको अपने नोट्स में ऐड कर लेता था एज पर द कीवर्ड. और ऑल्सो थोड़ा सा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं उनको भी स्टडी किया कि किस नेचर का क्वेश्चन पूछा जा रहा है. अब कीवर्ड लिख दिया है इंक्लूसिव ग्रोथ, बट उस पर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, उस पर किस तरीके का क्वेश्चन फ्रेम करके क्वेश्चन को पूछा जा रहा है. तो उसके लिए मैंने PYQ को देखा, फिर उसी नेचर के हिसाब से ये देखा कि जो मटेरियल मेरे पास है वो किस तरीके से मतलब कैलिब्रेट किया जाए. तो इकोनॉमिक्स में बेसिकली GS3 टोटल में ही आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो बताता हूँ मैं. सिर्फ जनरलाइज पॉइंट से मुझे ऐसा लगता है कि मार्क्स फेच करना इज़ वेरी डिफिकल्ट. तो मैंने काफ़ी डेटा, फैक्ट्स, रिकमेंडेशंस ऑफ कमिटी, कमीशंस काफ़ी इंक्लूड की थी, जिसका मुझे बेनिफिट मुझे ऐसा लगता है कि मिला है. इसके लिए मैंने क्या क्या सोर्सेज रेफर किए. पहला तो जो मेरे क्लास नोट्स थे वही, फिर उन पर मैंने जो स्टैंडर्ड आपका बजट होता है बजट से डेटा ऐड किया. इकोनॉमिक्स सर्वे होता है, इकोनॉमिक्स सर्वे का डेटा काफ़ी ऐड किया.
और उसके बाद में जो हमारी करंट अफेयर्स मैगजीन होती हैं उसमें भी पर मंथ आता है, फिर पीटी 365, मेंस 365, जहाँ से भी मुझे लगा कि मैं अपना फैक्ट्स कमिटीज या जो भी इंपॉर्टेंट फैक्चुअल डेटा है उसको मैं ऐड कर सकता हूँ जस्ट टू सब्सटेंशिएट माई पॉइंट। बिकॉज GS3 में जो भी आपके इकोनॉमिक्स हो गया, सिक्योरिटी हो गया, इन सब में क्या है कि आपको बैक करना होता है अपने आर्ग्यूमेंट को विद सम रेलेवेंट फैक्ट और डेटा। तो उसके लिए ही मैंने डिफरेंट सोर्सेज को यूज किया। तो एक बता दिया मैंने क्लास नोट्स, सेकंड आपका बजट जो एनुअल स्टेटमेंट होता है, एंड उसके बाद में इकोनॉमिक सर्वे। फिर जो काफ़ी डेटा पॉइंट्स मुझे मिले वो श्रुति शर्मा मैम के पॉइंट्स जो नोट्स थे उससे काफ़ी ज़्यादा मेरे को रेलेवेंट पॉइंट्स मिले। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगा कि जो इकोनॉमिक्स का स्टार्टिंग का पोर्शन, स्पेशली एग्रीकल्चर वाला जो पोर्शन था जिसमें आपकी सब्सिडीज हैं, बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेजेस हैं, उनसे रिलेटेड जो डेटा था मैंने उनके नोट्स में से काफ़ी उठाया था। तो आप जो टॉपर्स हैं उनके नोट्स को भी एज अ डेटा शीट, एज अ फैक्ट्स यूटिलाइज कर सकते हैं GS3 में, स्पेशली इन इकोनॉमिक्स। इसके अलावा जो मैंने स्पेशली जो अपने नोट्स बनाए थे वो किस तरीके से बनाए थे कि सपोज एग्रीकल्चर में एक पर्टिकुलर टॉपिक है फार्म सब्सिडी, तो फार्म सब्सिडी लिया, उस पर कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स कैसे तैयार कर सकते हैं। तो इसके लिए कि फार्म सब्सिडी से रिलेटेड जो डेटा है कि कितना गवर्नमेंट फार्म सब्सिडी देती है, पहले तो कौन कौन सी फार्म सब्सिडीज होती हैं, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, उनके फिर प्रोज क्या है, कॉन्स क्या है, वो लिखे। फिर कितना फिस्कल बर्डन पड़ता है, कितना हमारा सब्सिडी पर, फार्म सब्सिडी पर जाता है, उसको डेटा को लिखा। फिर उसके बाद में हमारे इश्यूज क्या है फार्म सब्सिडी से और क्या ये देना जरूरी है, इसकी पूरी एक एनालिसिस करके, जैसे स्वॉट एनालिसिस होता है ऐसे ही सारे इश्यूज, गवर्नमेंट स्टेप्स, कमिटीज की रिकमेंडेशन की वेदर टू कंटिन्यू दिस फार्म सब्सिडी और नॉट, उसके रेलेवेंट बैक पॉइंट करने के लिए क्या क्या है, वो सब मैंने अच्छे से प्रिपेयर किया था। जहां से भी मुझे मटेरियल मिला तो हर आर्ग्यूमेंट के लिए ऑलमोस्ट मेरे पास एक डेटा पॉइंट था कि आई कैन सब्सटेंशिएट माय आर्ग्यूमेंट, आई कैन बैक माय आर्ग्यूमेंट विद सम फैक्ट्स। ऐसे ही मतलब हवा में नहीं फेंकना है कुछ भी लिख के, तो उसके लिए मैंने यही किया था। सेकंड थिंग जो GS3 में आता है आपका, वो आता है साइंस एंड टेक पे। तो साइंस एंड टेक पे अगर आप PYQ देखेंगे तो मेजरली जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं होते सिलेबस से हैं, वो जो कि डेफिनेट सिलेबस है, बायोटेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, आपका अदर जो टेक्नोलॉजी है सब पर। लेकिन जो क्वेश्चंस आते हैं वो मोस्टली करंट इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। तो इसके लिए मेरी स्ट्रेटजी थी, सबसे पहले तो जैसे इकोनॉमिक्स के नोट्स थे ऐसे ही हर कीवर्ड पे मैंने नोट्स प्रिपेयर किए। फॉर एग्जांपल बायोटेक्नोलॉजी, उससे रेलेवेंट जो थियोरेटिकल पोर्शन होता है वो, और जो आपका एग्जांपल्स हो गए, आपकी जो करंट डेवलपमेंट क्या चल रहा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो करंट डेवलपमेंट से रिलेटेड जो मुझे मटेरियल मिला वो आपका जो मंथली मैगजीन्स होती हैं और ये जो एनुअल मैगजीन्स आती हैं आप इनसे कर सकते हैं, जो कि मैंने लिया था विजन का PT 365 और मेंस वाले से जो आता है लास्ट में, उससे किया था। तो इन सबको कंसोलिडेट करके आप रख सकते हैं। जैसे इस साल क्वेश्चन आया था आपका टोल कलेक्शन पे, और आपका एक था क्वेश्चन एस्टेरॉइड के ऊपर कि एस्टेरॉइड से मतलब कितनी संभावना है कि मतलब अर्थ को इम्पैक्ट होगा, उससे क्या निपटारे के लिए हम कर सकते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन के लिए आपको थोड़ा करंट से अपडेट रहना पड़ेगा। तो जो सिलेबस में मेंशन है वो तो करना ही है, साथ ही साथ करंट डेवलपमेंट जो चल रहे हैं, आप साइंस एंड टेक में स्पेशली इन स्पेस काफ़ी डेवलपमेंट्स होते हैं हमारे, और इन टर्म्स ऑफ डिजीजेज एंड अदर टेक्नोलॉजीज ऑल्सो, तो वो आप करंट से अपडेट रहिए। और जब आंसर आप लिखें तो जो मैंने जो किया मैं बता देता हूँ। मैं, बिकॉज उसका नाम ही साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, तो आपको कुछ कीवर्ड्स देने पड़ते हैं। जैसे एस्टेरॉइड वाला क्वेश्चन आया था तो उसमें बिकॉज मैं फिजिक्स से हूँ तो मैंने उसमें कुछ टेक्निकल कीवर्ड्स भी लिख दिए थे। अब जो टोल कलेक्शन वाला टेक्नोलॉजी थी तो उसमें RFID की टेक्नोलॉजी थी, जो कि मैंने इंटरव्यू के लिए भी प्रिपेयर किया था, जो कि रेलवे के कवच में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो उसको मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से लिखा था, और कई सारे उसमें टेक्निकल वर्ड्स भी मेंशन किए थे। तो अगर टेक्निकल वर्ड्स आपको आते हैं वेल एंड गुड, अगर नहीं आते हैं, नहीं भी अगर आते हैं तो आप थोड़ा सा कोशिश कीजिए कि उसको आप बेटर वे में लिख सकें। तो ये साइंस एंड टेक की मेरी बात थी। तो साइंस एंड टेक के रिसोर्सेज के लिए भी मैंने मोस्टली एक तो क्लास नोट्स जो हमें पढ़ाए थे, काफ़ी ठीक क्लास नोट्स थे वो, उसके ऊपर आपका मंथली मैगजीन्स हो गई और जो एनुअल मैगजीन्स आती हैं वो हो गई। साथ ही साथ इसके अलावा थोड़ा सा मैंने इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर किया था। तो जो न्यूज़पेपर में न्यूज़ आती रहती है, खासतौर पे इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन्ड पेज में, अगर कोई नया मिशन लॉन्च हुआ है स्पेस का तो आप उसको भी एक्सप्लेन्ड पेज से उठा के अपने नोट्स में डाल सकते हैं। तो मैं कंसोलिडेट करता था एक ही जगह पे।
और साथ में इंडिया का क्या डेवलपमेंट चल रहा है साइंस के फील्ड में, तो उन सबको मैं एक ही जगह लिख के रखता था और मल्टीपल टाइम्स उसका रिवीजन करता था। तो ये मेरा साइंस एंड टेक का था। इसके बाद में सिक्योरिटी के लिए, और हाँ, साइंस एंड टेक में एक चीज़ और, थोड़ा सा मैंने एनसीईआरटी की भी हेल्प ली थी, स्पेशली इन बायोलॉजी, बिकॉज मेरा बैकग्राउंड पीसीएम था 12th में, तो थोड़ा सा बायोलॉजी वाले सेक्शन के लिए मैंने 12th क्लास की एनसीईआरटी की भी हेल्प ली थी। और इसके अलावा सिक्योरिटी की बात करें तो इस पोर्शन के लिए एज सच कोई बुक तो होती नहीं रिसोर्स के तौर पे। मेरे जो वाजीराम कोचिंग के जो क्लास नोट्स थे वो एज अ बेस काम कर रहे थे, एंड दे वर वेरी सब्सटेंशिएट इनफ। हाउएवर उसमें एक इशू था, थोड़ा सा डेटा डेफिशिएंसी थी। तो सिक्योरिटी वाले पोर्शन के लिए सेम मैंने किया कि पहले तो ये देख लिया कि क्लास नोट्स में वो सारा मतलब कीवर्ड्स एड्रेस हुए जो सिलेबस में मेंशन है या नहीं है। तो अगर कोई भी कीवर्ड मिसिंग है, यानी कि किसी कीवर्ड पे नोट्स नहीं है, तो सबसे पहले तो उस पर नोट्स प्रिपेयर कर लेना है साइट से, किसी भी सोर्स से। उसके बाद में अपने उसमें देखना है कि आपका फैक्ट्स डेटा उसमें सफिशिएंट है या नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर हम नेक्सलिज्म की बात करें, उस पर नेक्सलिज्म इज अ सिक्योरिटी थ्रेट, तो उस पर अगर हमने नोट्स प्रिपेयर किए हैं तो किस तरीके से हम जा सकते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल की नेक्सलिज्म की डेफिनेशन, नेक्सलिज्म के कॉजेज क्या है, नेक्सलिज्म को किस तरीके से गवर्नमेंट डील कर रही है, स्टेप्स क्या लिए हैं। तो इन सब के साथ में फिर डेटा हुआ कि कितने रिसेंट में अगर कोई इससे रिलेटेड न्यूज़ आई है तो आपको उसको भी आप अपने नोट्स में लिख सकते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने अभी बोला कि इतने पर्टिकुलर रीजन में नेक्सलिज्म अभी सिर्फ इतने में बचा है, या फिर इतने डिस्ट्रिक्ट्स अभी फ्री कर दिए गए हैं। इस तरीके से आप उसको अगर ऐड करेंगे, और स्पेशली जैसे गवर्नमेंट ने कोई स्टेप लिया है, उसका पर्टिकुलर कोई कीवर्ड है, तो आप उसको लिख सकते हैं। उन सब से क्या होता है कि आपको एक वेल फ्रेम्ड आंसर मिल जाता है सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव में। अगर किसी कीवर्ड पे अगर गुंजाइश है आपके पास मैप बनाने की, फॉर एग्जांपल नेक्सलिज्म में अगर आप इंडिया का मैप ड्रॉ करके रेड अलर्ट कॉरिडोर दिखा सकते हैं और मार्क कर सकते हैं टेरिटरीज या डिस्ट्रिक्ट मार्क कर सकते हैं कि इसमें इंटेंस है, यहाँ पर थोड़ा कम है, और इस तरीके से दिखा सकते हैं। नॉर्थ ईस्टर्न वाले अगर क्वेश्चन की बात करें, जैसे कि आपका कुछ नॉर्थ ईस्टर्न रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उसमें आप दिखा सकते हैं कि इतना टरेन वाला रीजन ये है, प्लेन रीजन ये है, यहाँ पे इतना प्रॉब्लम है सिक्योरिटी को लेके, ये बॉर्डर एरिया पड़ता है, ये कंट्री लगता है इधर साइड में, और ईस्ट में ये कंट्री लगता है। इस तरीके से आपका एक वेल फ्रेम्ड आंसर हो जाता है। तो सिक्योरिटी की केस में भी मैंने क्लास नोट्स के ऊपर वही मंथली मैगजीन से काफ़ी ऐड किया था, करंट अफेयर से, फिर न्यूज़पेपर में जो न्यूज़ आती रहती थी, अगर मुझे लग रहा है कि वो रिलेटेड है सिक्योरिटी से, तो किसी भी मिनिस्ट्री से रिलेटेड आई है, पीआईबी की कोई न्यूज़ आई है, या फिर साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड डेटा रिलीज हुआ है, किसी ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन की न्यूज़ आई है कि इंडिया का जैसे साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स हो गया, कौन सी रैंक है, और हमने मतलब क्या स्टेप्स लिए, इस तरीके सारा आप अपना अगर मटेरियल करंट और स्टैटिक को लिंक करके रखेंगे इस GS3 में, तो मुझे लगता है अच्छा स्कोर हो सकता है, जो कि फिजिबल है काफ़ी अच्छा 100+ स्कोर करना। तो वही मैंने किया था कि स्टैटिक पार्ट कोचिंग से तैयार हो गया था, एंड उसके बाद में जो करंट वाला पार्ट है मैगजीन से उठा लिया, न्यूज़पेपर से उठा लिया, उस दोनों को क्लब करके आई कंसोलिडेटेड द नोट्स। तो इस तरीके से मेरा सिक्योरिटी वाला प्रिपेयर हुआ था। कोई बुक मैंने ऐसे सच फॉलो नहीं की थी। उसके बाद में नेक्स्ट आपका आता है एनवायरनमेंट। तो सेम गोज फॉर एनवायरनमेंट कि जो प्री और मेंस का है, मतलब GS3 जो मेंस का है और जो प्री वाला एनवायरनमेंट है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा नहीं मैं कहूँगा काफ़ी डिफरेंट है, कि जो मेंस वाला है उसमें कुछ डेफिनेट वर्ड्स हैं। फॉर एग्जांपल एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट हो गया, डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, तो थोड़ा सा एनालिटिकल पार्ट है, थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट है आपका इसमें GS3 के मेंस वाले पोर्शन में एनवायरनमेंट का। तो इसके लिए वही मैंने सेम अप्रोच रखी, टॉपिक उठाया, टॉपिक के ऊपर नोट्स प्रिपेयर किए। सबसे पहले तो क्लास नोट्स ही थे, उसके बाद में उनको सब्सटेंशिएट करने के लिए जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट है आपका, तो उसके लिए जो NDMA की गाइडलाइंस आती हैं जो क्लास में नहीं कराई गई थी, मतलब 1-2 डिजास्टर की कराई गई थी, तो जो करंट में डिजास्टर चल रहे हैं, अब क्योंकि मेरे ये तीसरा अटेम्प्ट था, तो जो क्लास नोट्स हैं वो तो थोड़ा ऑब्सोलीट भी हो जाते हैं कुछ टाइम के बाद में, तो आपको उसमें ऐड ऑन करते रहना है। तो क्या डिजास्टर हुआ, फॉर एग्जांपल लैंडस्लाइड हो गई किसी टाइम पे, कोई एवलांश आ गया, तो कोई जो आपका ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट होता है वो हो गया। तो इन सारे करंट अफेयर्स को ध्यान में रखते हुए भी आप क्या कर सकते हैं कि उनको इंक्लूड कर सकते हैं, थोड़ा सा विजिलेंट रह सकते हैं कि मतलब ये चल रहा है
तो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी और यू शुड प्रिपेयर नोट्स ऑन दैट टॉपिक ऑल्सो, कि ये वाला डिजास्टर अगर न्यूज़ में आया तो इस पर आपके नोट्स होने चाहिए। और स्पेशली डिजास्टर के लिए मैं बता दूं तो आप एक फ्रेमवर्क जैसे तैयार कर सकते हैं कि कोई डिजास्टर है तो डिजास्टर से रिलेटेड डेटा कि कितना परसेंट एरिया इंडिया का प्रोन है, वर्ल्ड का कितना प्रोन है, फिर उस डिजास्टर का और भी फैक्ट्स हो सकते हैं कि यहाँ पे इतने परसेंट, जैसे अर्थक्वेक में हो जाता है कि 11% इज़ वेरी हाईली सेंसिटिव, फिर 30% डिस सेंसिटिव, इस तरीके से आप लेवल्स होते हैं उसको भी कर सकते हैं। मैप्स बना सकते हैं इसके डिजास्टर के केस में कि ये वाला एरिया पर्टिकुलरली हाईली इफेक्टिव है, फिर दूसरे शेड से दिखा सकते हैं कि ये लेस प्रोन है या फिर वेरी प्रोन है। तो इस तरीके से आप फैक्ट्स यूज कर सकते हैं, मैप को यूटिलाइज कर सकते हैं। और डिजास्टर के केस में आप इस तरीके से आ सकते हैं कि पहले डिजास्टर का कॉज क्या है, प्रिपेयर्डनेस, मिटिगेशन, रिस्पॉन्स, रिलीफ एंड देन अगेन। सो एक साइकिल वाला जो एक रहता है उसके अकॉर्डिंग भी आप नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। सेम गोज फॉर क्लाइमेट चेंज वाला टॉपिक भी, कि डिफरेंट क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड आपका इतनी सारी रिपोर्ट्स आती हैं, मैंने यूटिलाइज की थी, जैसे आईपीसीसी की रिपोर्ट हो गई, तो उसमें जो डेटा है उसको आप किस तरीके से मोल्ड करके यूज कर सकते हैं अपने डिफरेंट आंसर के लिए। उसमें एडेप्टेशन का हो गया, मिटिगेशन का हो गया, तो इसके लिए तो मुझे लगता है जो करंट की मैगजीन होती है आपकी उसमें सफिशिएंट मटेरियल और डेटा मिल जाता है। उसके अलावा क्लाइमेट वाले केस में आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो मोटा मोटा अगर एनवायरनमेंट का देखें तो वही है कि आप कीवर्ड लीजिए, नोट्स प्रिपेयर कीजिए, उस पर अपना फैक्ट्स को इंक्लूड कीजिए, डेटा इंक्लूड कीजिए, मैप्स को इंक्लूड कीजिए, और डिजास्टर वाले टॉपिक पर आप स्टेप बाय स्टेप जाएंगे तो आपका एक होलसम नोट्स एनवायरनमेंट पे भी प्रिपेयर कर लेंगे। साथ के साथ थोड़ा पीवाईक्यू देख सकते हैं, इसमें देखने भी चाहिए कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि आपका एक आपके नोट्स की रेलेवेंस समझ में आती है कि आपने जो नोट्स प्रिपेयर किए हैं वो आपका जो डिमांड ऑफ क्वेश्चन है, जो आपका यूपीएससी की जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसको एड्रेस करते हैं या नहीं करते हैं। अगर आपने प्रिपेयर कर लिया, सपोज अर्थक्वेक पे आपने नोट्स प्रिपेयर कर लिए, आपने पीवाईक्यू में जाके देखा, लेकिन जिस तरीके के नोट्स आपने प्रिपेयर किए वो पीवाईक्यू को एड्रेस ही नहीं कर पा रहा है, यानी कि क्वेश्चन एड्रेस ही नहीं कर पा रहा है, तो इसका मतलब देयर इज अ डेफिशिएंसी इन योर नोट्स और कंटेंट। सो उसके हेल्प से भी आप फिल कर सकते हैं गैप्स को। तो जो पीवाईक्यूज है आपके वो एज अ रेफरेंस काम करते हैं, और मैंने उसको इस्तेमाल किया मतलब एज अ रेफरेंस कि मेरे नोट्स की रेलेवेंसी एंड एडेक्वेसी को देखने के लिए कि वेदर दे विल बी सफिशिएंट और नॉट। तो दिस वाज अबाउट एनवायरनमेंट। इसके अलावा आई थिंक आई हैव एड्रेस्ड इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट एंड साइंस एंड टेक एंड सिक्योरिटी, 4 ब्रॉड एरियाज आई हैव कवर्ड। और इसके अलावा बेसिकली जो मैंने फील किया तीनों अटेम्प्ट में GS3 को लेके वो यही था कि क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लीजिए, उसके जितने भी पार्ट्स हैं सबको एड्रेस करने की कोशिश कीजिए। कभी कभी कुछ मतलब इस बार मैंने देखा कि क्वेश्चन के 3-4 पार्ट दे रखे हैं उन्होंने एक सिंगल क्वेश्चन में, तो जल्दीबाजी में टाइम को लेके, क्योंकि टाइम क्रंच बहुत रहता है जीएस में, तो उसको लेके हम कभी कभी लास्ट पार्ट मिस कर दिया या कोई एड्रेस मतलब क्वेश्चन को एड्रेस ही नहीं कर पाए सही से, तो इस पर भी थोड़ा सा आपका आंसर हिल सकता है कि हमारे पास कंटेंट तैयार है तो वी ट्राई टू जस्ट वॉमिट इट आउट ऑन द शीट, कि मतलब जो हमारे पास है वो लिखना है। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन का जो प्रारूप रहता है, जो फ्रेमवर्क रहता है ना, वो डिमांड ही अलग होती है और हम लिख कुछ देते हैं, हमें लगता है हमने लिख दिया, तो थोड़ा सा हल्का सा और क्वेश्चन रीडिंग में हम विजिलेंट रह सकते हैं। तो ये 3 सक्सेसिव अटेम्प्ट में मैंने देखा। इवन ड्यूरिंग टेस्ट सीरीज, आप टेस्ट सीरीज लगाइए, टेस्ट सीरीज भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट है GS3 के केस में। तो स्टार्टिंग में जब मैं टेस्ट सीरीज लगाता था तो मेजरली आई गॉट फीडबैक दैट यू आर नॉट एड्रेसिंग द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन एंड ऑल्सो यू आर नॉट means you are not addressing second part of the question or first part of the question। तो मेरे साथ ये होता था, उस वजह से मेरे मार्क्स लेस देन 100 आते थे। और फिर उसको मैंने धीरे धीरे इम्प्रूव किया, काफ़ी प्रैक्टिस की। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने की GS3 में, कि GS3 में नहीं सारे GS में की इनफैक्ट, तो मेरा क्योंकि पेपर मेरा जो था एग्ज़ाम था वो कंप्लीट नहीं होता था विद इन टाइम, तो इसके लिए मैंने क्या किया, आई यूज टू पिक आउट शीट्स ऑफ टॉपर, जिस टॉपर के थोड़ा GS3 में, जिस भी GS में मार्क्स अच्छे हैं उसकी शीट को मैंने उठाया और एक स्टॉप वॉच लगा के उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को लेके मैंने खुद से लिखा बिना देखे, स्टैटिक पोर्शन वाला। और फिर मैंने देखा कि उस क्वेश्चन में जो मैंने आंसर लिखा है, आई यूज टू कंपेयर इट विद द आंसर ऑफ द टॉपर, कि दोनों में मतलब क्या डिफरेंस है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम तो आंसर मतलब लगता है कि हाँ पॉइंट सेम है। कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन की डिमांड ही अलग है, मैंने ही कुछ और लिखा है, फिर वहां से लगता था कि अच्छा हाँ मुझे ये लिखना है। तो इससे
अगर आप टेस्ट सीरीज भी नहीं ले रहे हैं स्टार्टिंग की प्रिपरेशन और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना चाहते हैं किसी भी जीएस की, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप टॉपर्स की शीट को उठाइए, स्टैटिक पोर्शन जो आपने पढ़ लिया है उस टॉपिक को उठाइए, उस पर आंसर लिखिए जो टॉपर ने भी लिखा हुआ है उनकी शीट में से, और फिर उन दोनों को मैच कर लीजिए। क्योंकि आपको हो सकता है कोई आपका मतलब चेक करने वाला कोई ना, आपको बताने वाला कोई ना हो, फीडबैक देने वाला कि मतलब तुमने आंसर सही लिखा है या नहीं लिखा है। अभी जीएस 3 में एक डाउट और रहता है कि करंट और स्टैटिक को बैलेंस कैसे करें, मतलब ज़्यादा करंट पढ़े या ज़्यादा स्टैटिक पोर्शन को पढ़े, तो मतलब दोनों को बैलेंस कैसे करना है वो मैं बता देता हूँ। कि जैसे मैंने अभी मेंशन किया था कि आप कीवर्ड उठाया आपने कोई भी, उस कीवर्ड को जो आप तैयार कर रहे हैं उसको स्टैटिक की तरह तैयार कर सकते हैं। आपको जितना भी मटेरियल उस पर मिल रहा है, फैक्ट वगैरह, आप उस पर लिखिए, मतलब पूरा मटेरियल तैयार कर लीजिए, दैट बिकम्स स्टैटिक पोर्शन। अब आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, आप करंट अफेयर्स मैगजीन मंथ की एक बार पढ़ ही रहे हैं, फिर बाद में पीटी पढ़ रहे हैं, तो इतना रखिए कि आपका जो टॉपिक है उससे रिलेटेड अगर कोई भी करंट में चीज आ रही है तो यू शुड मेंशन इट, यू हैव टू मेंशन इट इन योर नोट्स, जस्ट पुट इट इन योर नोट्स, जिससे कि आपका स्टैटिक और डायनेमिक दोनों एक साथ इंक्लूड होता चला जाएगा। तो मैंने करंट अफेयर्स के डिफरेंट नोट्स नहीं बनाए थे, जीएस 3 क्या मतलब किसी के ही नहीं बनाए थे मैंने क्या किया था, अगर मुझे लग रहा है कि पर्टिकुलर स्टैटिक पोर्शन मेरा तैयार है तो नोट्स बन गया मेरा। अब कल को क्या होता है कि अगर मेरे को कोई टॉपिक मिलता है न्यूज़पेपर में, मैगजीन में मिलता है कि मुझे लग रहा है ये रेलेवेंट है मेंशन करने के लिए, देयर कुड बी अ क्वेश्चन ऑन इट और इट कुड बी रेलेवेंट इन माय आंसर राइटिंग, तो मैं उसको न्यूज़पेपर से मैगजीन से उठाता था एंड आई यूज्ड टू मेंशन इट ओनली एट द प्लेस ऑफ माय नोट्स ओनली, जहाँ पे मेरे नोट्स थे उसी पे उसको मैं ऐड कर देता था। जिससे इसका एक फायदा ये होता है कि आपके जो नोट मेकिंग है और आपका जो रिवीजन है वो दोनों साथ के साथ चलता रहता है। सपोज आपने करंट अलग बना दिया और स्टैटिक अलग है, तो आप इसको रिवाइज करेंगे फिर इसको रिवाइज करेंगे, तो मेरा तो ये मतलब मेथड था कि आप जब स्टैटिक को रिवाइज करेंगे साथ के साथ आपका करंट रिवाइज होते चल रहा है, और इससे आपका जब आंसर राइटिंग करेंगे तो आपको भी एक रिकॉल सही से हो जाएगा कि हाँ ये वाले स्टैटिक पोर्शन के साथ ही मेरा करंट मिक्स्ड है, तो एक वेल फ्रेम्ड आंसर आप लिख सकते हैं। तो ये मेरा ये प्रोसेस थी मेरी करंट को स्टैटिक के साथ लिंक करने की। बाकी क्वेश्चंस कैसे भी आ जाए, डायनामिक आओ चाहे स्टैटिक आओ, अगर आपने हर कीवर्ड पे, आई एम मेंशनिंग कीवर्ड वर्ड अगेन एंड अगेन बिकॉज ऑफ दिस की सिलेबस से रिलेट बाहर कुछ आता वैसे कुछ है नहीं। अगर करंट भी आ रहा है तो इट विल बी समवेयर लिंक्ड टू योर टॉपिक, तो अगर आप वेल राउंडेड नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं अपने इंक्लूडिंग करंट इन योर स्टैटिक पोर्शन, so I think you will be able to handle any question whether it is of current affairs or of static। और इसके अलावा अगर मैं आंसर GS 3 के आंसर राइटिंग की बात करूँ पर्टिकुलरली, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल बी शेयरिंग few of my sheets on my telegram channel and I will be giving the link to this video only for the telegram channel, you can see my answer sheets there also। उसके अलावा मेरी अप्रोच क्या रहती थी कि जो आंसर की मैं 3 पार्टी करता था, जनरली सब वही होता है, इंट्रो, बॉडी एंड कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन में स्पेशली इन जीएस 3 आई यूज्ड टू मेंशन फैक्ट्स, डेटा और समथिंग सब्सटेंशिएटिव, कि मतलब कुछ पूछा है तो उसमें कुछ इफेक्ट डालने के लिए यू हैव टू मेंशन सम डेटा, जो कि मैं कर देता था जीएस 3 में स्पेशली, नॉट इन अदर सब्जेक्ट्स। एंड ऑल्सो इन बॉडी पार्ट आई यूज्ड टू फ्रेम इट लाइक दिस कि कितने पार्ट्स क्वेश्चन के हैं, कितने पेजेस मेरे पास अवेलेबल है, यानी 15 मार्क्स का है 3 पेजेस हैं, तो जितने पार्ट क्वेश्चन के हैं तो उस हिसाब से आपको डिवाइड करना होता है अपने पोर्शन को, कि इतने पेज में मैं ये वाला पार्ट लिख दूंगा, इतने में अगला वाला पार्ट लिख दूंगा। तो उसके हिसाब से मैं लिखता था अपनी बॉडी वाले पार्ट को, कि बॉडी में भी अपने डिफरेंट सेक्शन बन रहे हैं कि पहला वाला पार्ट ये है, अगर पार्ट नहीं है सो दैट इज डिफरेंट थिंग, अदरवाइज इफ देयर आर पार्ट्स देन आई यूज्ड टू डिवाइड इट इन डिफरेंट पेजेस, फिर उसके हिसाब से मैं अपना फ्रेम करता था। बॉडी पार्ट में जो भी पूछा गया है उसको लिखने के बाद में आई यूज्ड टू गिव सम एग्जांपल, यू कैन सी आई फॉलोड श्रुति मैम्स नोट एंड ऑल्सो हर टेस्ट सीरीज शीट्स ऑल्सो। सो उनके तरीके से मैंने देखा कि मतलब आप पहले कोई एक आंसर हेडिंग डाला, आपने उसके पॉइंट्स लिखे, फिर उसको सब्सटेंशिएट करने के लिए आप उसमें एग्जाम्पल मेंशन कर दे रहे हैं, आप कोई फैक्ट मेंशन कर दे रहे हैं, डेटा मेंशन कर दे रहे हैं, तो आपके फैक्ट तो आपका जो आर्ग्यूमेंट है, आपका जो लाइन है, आप उसको जनरल पॉइंट को भी आप एज ए स्पेसिफिक पॉइंट बना सकते हैं और इट शोज गुड। तो यही मैंने किया था हर अपने बॉडी वाले पैराग्राफ में। आई यूज्ड टू मेंशन सोर्सेज ऑल्सो, और फैक्ट लिखने के बाद में प्लीज मेंशन सम सोर्सेज की, मतलब उसकी ऑथेंटिसिटी बढ़ाने के लिए कि ये फैक्ट मतलब आया कहाँ से है। फॉर एग्जाम्पल कि इंडिया इज एट some place 10th, let's say 10th place in
इन साइबर सिक्योरिटी फील्ड। सो अब ये किसने बोला है वो नहीं पता ना, हम अपने मन से बना रहे हैं क्या, तो उसके लिए आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि रिलीज बाई दिस साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स बाई दिस रिपोर्ट। तो उससे आपको थोड़ा सा और फोर्स मिलता है आपके आंसर को, तो वो मैंने किया था। बाकी कंक्लूजन लिखते में भी मैं कुछ ना कुछ ऐसा सबसे कुछ लिख देता था, जैसे कि कोई कमिटी वाला पॉइंट हो गया, या फिर बेस्ट प्रैक्टिस, स्पेशली कोई ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिस है, कोई गवर्नमेंट का स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यू विल फाइंड इन माई शीट्स की मतलब इन कंक्लूजन आई यूज टू मेंशन दीज थिंग्स, जिससे कि आप एक वेल राउंडेड आपका आंसर हो जाता है कि स्टार्टिंग विद सम relevant fact related to question only, and then writing the body, and then finishing it with a positive note. If you are criticizing some issue also, so please mention some positive aspect of this also, that what can we do, rather than just focusing on the negative aspect. You have to give some you have to do some critical analysis, but you have to mention some positive things also, just to show that you have some solutions. So this I used to do. Even I used to mention government schemes and steps in the last conclusion, or some global best practice. So this was a brief about my GS3 answer writing. नेक्स्ट थिंग इज दिस कि मैंने मेरा ये तीसरा अटेम्प्ट था, तो कि 3 अटेम्प्ट में मैंने सक्सेसिवली मतलब क्या सीखा, गलतियां क्या की, अगर आप उस पर बात करें कि आप वो चीज़ ना करें, तो सबसे पहले मैंने ऑलरेडी बता दिया कि मेरा इशू था कि मैंने सिर्फ 2021 में मई में तैयारी शुरू की थी और मेरा अटेम्प्ट था जून में। सो आई टुक ओनली 1 ईयर टू अपीयर फॉर प्रीलिम्स, जो कि थोड़ा सा नहीं मतलब रशी था। 10-11 महीने की प्रिपरेशन के बाद जब अचानक क्रीज में अपीयर हो रहे हैं विदाउट एनी आंसर आई प्रैक्टिस फॉर मेट्स, तो इट वॉज अ बिट हैपेजर्ड फॉर मी। तो इसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि आप थोड़ा सा पुशिंग टाइम रखें, कि अगर आप कहीं कोचिंग कर भी रहे नहीं भी कर रहे, नोट मेकिंग में थोड़ा टाइम लगता है, तो आई विल से कि एटलीस्ट 1.5 साल का 1.5 ईयर इज मिनिमम टाइप की आप रखें, जिससे कि आपका वेल क्राफ्टेड नोट्स भी होंगे, आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो मेरा जो सबसे बड़ी गलती थी ये थी कि मैंने एकदम तुरंत एग्जाम दिया, आफ्टर कोचिंग कंप्लीट होने के बाद में 1-2 महीना मिला, प्रीलिम्स दे दिया, वो होता ही चला गया फिर गॉड्स केस। तो लेकिन तब भी रैंक 743 थी। तो सेकंड मिस्टेक ये थी कि मैं आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं कर पाया था। जो मेरी स्टार्टिंग में मैंने की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस थी वो प्री और मेंस के बीच में जो 3 महीने बोलते हैं उसी में की, और मैंने जो पहला अपना एग्ज़ाम लिखा था, पहला तो पेपर लिखा था, सेक्शनल टेस्ट लिखा था हिस्ट्री का मेंस का, तो वो मेरा 4 घंटे में कंप्लीट हुआ था। और इट वॉज वेरी मतलब डिस्टर्बिंग हो गई कि 4 घंटे के पेपर को 3 घंटे में कैसे मेरे को लेके आ गए। तो वो गलती अगर आप ना करें तो इट विल बी वेरी बेटर कि आप स्टार्टिंग से थोड़ा आंसर राइटिंग पर ध्यान दें, जो मैंने पहले बता दिया किस तरीके से करें। भाई अगर आप फॉलो कर ले कि आप साथ के साथ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते चले जाएं, तो आपको मेंस में इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरी चीज़ ये थी कि मैंने ऐसे के लिए भी सेल किया, प्री के बाद में शुरू किया। तो होता क्या है, आपको सिर्फ प्री के बाद में 3 महीने मिलते हैं, तो मेरे पास 3 चीज़ें चल रही थी साथ के साथ। जीएस चल रहा है, जीएस की आंसर राइटिंग, ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज चल रही है, साथ में एसए का चल रहा है और टेस्ट सीरीज। तो पैरेलली तीनों को मैनेज करना साइमल्टेनियसली इट बिकम्स अ बिट नॉट ओनली हैपेजर्ड बट इट बिकम्स अ चैलेंज एंड हेडेक ऑल्सो, एंड यू फील एग्जॉस्टेड। तो उसके लिए वैसे के लिए भी आप अगर स्टार्टिंग में थोड़ा अपना कंटेंट स्टार्ट करना, टॉपर्स की शीट, एटलीस्ट रीड द शीट्स ऑफ फ्यू ऐसे टॉपर्स जिन्होंने काफ़ी अच्छे, विक्रम ग्रेरल्स है उनका ब्लॉग है पूरा बेसन का करके, यू कैन रीड दोज एसेज। अनुदीप सर के आप जिनकी बुक है एक फंडामेंटल्स ऑफ एसे आंसर राइटिंग, उनको आप पढ़ सकते हैं एसे के लिए। तो जो मैंने नहीं किया था प्रीलिम्स से पहले, आप धीरे धीरे अपने मेथ्स के ड्यूरिंग जब मेथ्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं स्टार्टिंग में इन योर बिगिनिंग ऑफ दिस जर्नी, तो आप तभी आप ऐसे को इंक्लूड कर सकते हैं। और फर्स्ट कैट पे जो मेरी प्रॉब्लम आई थी वो ये थी कि मेरे नोट्स तो प्रिपेयर थे बट दे वर लैकिंग फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, दे वर लैकिंग जैसे मैंने बताया कि डेटा कमीशन कमिटी एग्जाम्पल्स उसमें नहीं थे, इतने अच्छे तरीके से एग्जाम्पल्स नहीं थे। तो इनिशियली अगर आप हो सके तो नोट मेकिंग में अपने थोड़ा सा साथ के साथ, मैंने कह रहा कि एकदम बाकी रखो डेटा, बट स्टार्टिंग में थोड़ा अगर डेटा भी इंप्रूव करेंगे या रिकमेंडेशंस ऑफ डिफरेंट कमिटीज, इससे क्या होगा आपको, तो उसको रटने की बात वो जब की पड़ेगी, हर रिवीजन के साथ आपका वो रिवाइज होता रहेगा। होता क्या है, जनरली यार लास्ट में जाके डेटाबेस बना लेते हैं, लेकिन उसको फिर ये सब काफ़ी बल्कि डेटाबेस बन जाता है और दैट इज़ गुड, बट
वो आपके नोट्स में भी पहले होना चाहिए। नोट्स में होने के बाद में अगर आप शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं, एक चीज़ होती है मतलब आपका जो एक बल्कि नोट्स हो गए जो आपने एक एक चीज़ लिखी हुई है, उसके बाद में आप शॉर्ट नोट्स जरूर बनाएं। अगली जो मेरी मिस्टेक थी वो यही थी नोट्स के रिगार्डिंग कि मेरा मटेरियल कंसोलिडेटेड नहीं था और वो बिखरा हुआ था अलग अलग जगह। तो जीएस के पेपर वाले दिन आपके 2 जीएस होते हैं, GS 1 2 एक साथ, GS 3 4 एक साथ। तो आपको टाइम नहीं निकलता रिवाइज करने का, तो इट्स बेटर कि आपके पास में शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर रहो। जो भी शॉर्ट नोट्स पे क्या किया था मैंने, आई रोट फैक्ट्स, आई रोट डेटा, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स मैंने बहुत मेंशन किए थे उसमें कि पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड कीवर्ड लिखा, उसका डेटा लिखा, फैक्ट लिखा कि अगर मार्क्स क्वेश्चन किसी भी तरीके का आ रहा है तो मेरे आंसर में ये पर्टिकुलर चीज़ें होनी ही चाहिए। अगर उससे रिलेटेड चीज़ आ रहा है फिर आई विल mold my answer according to the demand of the question. Then I will substantiate those their answer with the facts and data and keywords which I have written in my short notes. तो इस तरीके से मैंने मतलब शॉर्ट नोट्स भी आप बनाए, ऑप्शनल के लिए भी, जीएस के लिए भी, इवन फॉर द फॉर एसए ऑल्सो। तो ये नोटमेटिक वाला थोड़ा सा मेरी मिस्टेक थी कि मैंने कंसोलिडेट नहीं किया था। ये कुछ मिस्टेक्स थी मेरी, दो की मिस्टेक्स है जो मैंने की फर्स्ट अटैम्प्ट में। बाद में सब्सिक्वेंटली मैंने धीरे धीरे एडप्ट किया को भी थर्ड में, मतलब आई थिंक कर लिया मैंने। तो ये मिस्टेक्स आप एज अ सजेशन ले सकते हैं जो आप ना करें। और इसके साथ ही अभी मैं इस वीडियो के मतलब डिस्क्रिप्शन में बोल दूंगा कि मेरा टेलीग्राम लिंक दे देंगे वो, और उससे मैं पूरा कंटेंट जो भी मेरा मतलब मैंने फॉलो किया, आई विल बी मेंशनिंग दैट इन माय टेलीग्राम चैनल। और मैंने कैसे मेरी जर्नी रही टोटल 3 साल की, वो भी मैं उसको मेंशन कर दूंगा। आई होप इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू, फॉर एस्पिरेंट्स लाइक मी जो कि तब शुरू करने वाले हैं अभी, जो जैसे मैंने शुरू किया था, और काफ़ी प्रॉब्लम्स रहती है स्टार्टिंग में। और इसके साथ ही मतलब आई वुड लाइक टू थैंक डीकेटी ऑल्सो कि उन्होंने ये मेरी बात मतलब आप तक रखने की एक पूरा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराया। आई थैंक इन डीकेटी। मैंने भी इनकी काफ़ी वीडियोस पहले देखी थी, स्पेशली ममता नेट की वीडियो फॉर फिजिक्स ऑप्शनल, सो इट हेल्प मी and I think it now it's my time ki I also I kind of pay that I earn I learned from this platform, so I'm thanking DKP for organizing this this platform and for this talk. And also for the aspirants who are appearing for prelims examination this month on 25th May, I am wishing all of you a very all the best. Last year I also appeared from prelims, so I can understand it is a very high time. I will say just also for those aspirants who are appearing for prelims, just revise whatever you have. Don't read new material and try to revise as much as you can. And I'm all the best to you, and I hope you make it. And thank you.